हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको अब कवर कर रहे हैं। तो हम लोग अब देख रहे हैं इसमें ओवर पोटेंशियल क्या होता है और फैराडेज लॉ क्या होते हैं। तो ओवर पोटेंशियल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो हम लोग सबसे पहले ओवर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन से ही देख लें क्या कह रहा है, ओवर पोटेंशियल यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर हो जाए किसी डेफिनेट अमाउंट से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ओवर हो गया है। तो ऐसे ही जब पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर पोटेंशियल। ये तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल को देखें, सो द पोटेंशियल अबव कैलकुलेटेड potential is called over potential. So it is generally denoted by in नेट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग रिलेट कराएं तो ये होता है साई। सो साई इज इक्वल टू साई एक्सपेरिमेंटल माइनस साई कैलकुलेटेड। सो द एक्सेस वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। जनरली हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू ई अप्लाइड माइनस ई कैलकुलेटेड। जितना ई अप्लाइड और माइनस ई कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे कैलकुलेटर और अप्लाई यानी अप्लाइड अगर ज़्यादा होगा तो ओवर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अप्लाइड अगर कम होगा तो ओवर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसको हम लोग समझ रहे हैं एक एग्जांपल से। इस एग्जांपल में हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अभी तक सही से इसको समझ में नहीं आया होगा। अब हम लोग इससे देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH जब पढ़ेंगे हम लोग अभी तब समझ में आएगा कि एक्चुअल ओवर पोटेंशियल होता क्या है। So if we talk about the electrolysis of aqueous NaOH, so aqueous का मतलब क्या हुआ, H2O and NaOH का मतलब है NaOH। so इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NaOH, इन शॉर्ट ब्रैकेट में हम लोग aqueous लिखते हैं। जनरली अगर इनको हम लोग फ्रेगमेंट करें या इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, so H2O किस में टूटता है, H2O ब्रेक होता है H+ एंड OH माइनस, और NaOH किस में ब्रेक होता है Na+ एंड OH माइनस। तो एक साथ यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो दो टाइप के कैटायन हैं और दो ही टाइप के हमारे पास एनायन है। अब बात आती है इनमें कंपटीशन होता है कि कौन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा पहले, या कौन आयन है गैसियस फॉर्म में इवोल्यूशन होगा उसका। तो इनमें कंपटीशन होता है। सॉरी यहाँ पे NaCl करना है, एक्वस NaCl। सो दिस इज NaCl और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास कितने टाइप के आयन्स हो गए हैं, 4 टाइप के आयन हो गए। इनमें कंपटीशन होगा और फिर पता चलेगा हम लोगों की कि इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन किसका पहले होगा और इवोल्यूशन किसका ज़्यादा होगा। सो जनरली इफ वी टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, सो इफ एनोड रिएक्शन वी आर टेकन, सो एनोड रिएक्शन, एनोड का मतलब होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन अगर होगा तो कौन कौन आएंगे, देखिए अगर ये दोनों आएंगे तो रिडक्शन होगा, ये दोनों आएंगे तब ऑक्सीडेशन होगा। सो एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन को अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो कैथोड रिएक्शन में देखिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉम्पिटिशन होगा H+ और Na+ के बीच में। सो H+ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये H2 में कन्वर्ट हो गया, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2H2। यहाँ से Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो गए Na+ में। ऐसे ही अगर एनोड पे हम लोग देखें तो एनोड पे हमारे पास 2 टाइप के आयन हैं, OH माइनस है और Cl माइनस है। ठीक है, तो OH माइनस यहाँ पे 4 OH माइनस है और ये ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और Cl माइनस 2 यहाँ से Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है।
तो जनरली जो वाटर स्प्लिटिंग है, वाटर स्प्लिटिंग के लिए या ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए, यहाँ पे देखिए कैथोड के लिए क्या है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और एनोड पे ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। सो जनरली जो इसकी वैल्यू होती है वो 1.36 वोल्ट होती है, और इसके लिए वैल्यू होती है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग अगर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल देखने में किसका कम लग रहा है, 1.23, यानी ऑक्सीजन इवोल्यूशन का ज़्यादा वैल्यू लग रही है, जबकि कम वैल्यू है, और क्लोरीन इवोल्यूशन 1.36 है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन है वो पहले होगा क्लोरीन एवोल्यूशन के। दैट मीन्स हम लोगों को एनोड पे क्या मिल रहा होगा, एनोड पे हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन गैस, और यहाँ पे कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। बट अगर हम लोग एनोड की बात करें तो जब इस तरीके की साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन एनोड पर नहीं मिलता है, हमें मिलती है क्लोरीन गैस। अब यहाँ से बात आई है ओवर पोटेंशियल की, मतलब ये हुआ कि 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कम है, फिर भी हमें यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही है। इससे फिर ये कंक्लूजन निकला कि अगर ऑक्सीजन इवोल्यूशन कराना है तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा होगा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन में एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा होगा, और यही एक्स्ट्रा पोटेंशियल हम लोग क्या करते हैं, हमें अप्लाइड पोटेंशियल ज़्यादा लगाना होगा। कैलकुलेटेड तो 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होता है, इसकी जो काइनेटिक्स होती है ना, जो काइनेटिक बैरियर होता है वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है। तो जब भी हम लोग वाटर की स्प्लिटिंग कराते हैं H+ और OH-, तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलती है, उसके लिए 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल माना गया है। लेकिन क्या है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन जब होता है तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन और ऑक्सीजन इवोल्यूशन, तो ये ऑक्सीजन की जो काइनेटिक्स होती है वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन में जो काइनेटिक बैरियर होता है उसकी जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को हिंडर करता है, ये हाइड्रोजन को हिंडर करता है और हाइड्रोजन भी रिलीज नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल हमें चाहिए पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन इवोल्यूशन हमारे पास होगा। तो दैट मीन्स कि 1.23 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और यही जो डिफरेंस निकल के आता है उसको हम लोग ओवर पोटेंशियल कह देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेटेड पोटेंशियल इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। सो उम्मीद करते हैं ये ओवर पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं फैराडेज लॉ पर। सो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैराडे लॉ, लेकिन उससे पहले हम लोग ओवर पोटेंशियल का एक पॉइंट और नोट कर ले रहे हैं कि जो ओवर पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे और मेटल के नेचर पे, क्योंकि गैस है हमारे पास और मेटल है। एवोल्यूशन वाली गैस कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा, और मेटल का नेचर क्या है, उसमें हम लोग किस टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, आयरन का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ओवर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एज वेल एज द नेचर ऑफ मेटल। नाउ कम टू द फैराडेज लॉ। सो फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमेशा, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हमेशा दो ही नियम दिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी जो दो नियम दिए हैं उनमें फर्स्ट लॉ कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज directly proportional to the amount of charge passed to the solution। इसका हम लोग मतलब समझ ले रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ का मतलब ये हुआ कि द अमाउंट डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिट को हम लोग कह दे रहे हैं W, ठीक है।
यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये, और इलेक्ट्रोलिसिस जब प्रोसेस होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड, यहाँ पे कुछ आयन होंगे वो इस इलेक्ट्रोड पर आएंगे, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना चार्ज इसमें पास कराया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। सो W जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग Z कहते हैं, और यहाँ पे Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है Q इज इक्वल टू IT होता है। Z एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे केमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। Z एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू E अपॉन F। E अपॉन F, F इज फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट 96500 कूलाम लेते हैं, इतने कूलाम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो W इज इक्वल टू Z की जगह कितना हो गया, E अपॉन F हो गया, या 96500 कूलाम इंटू IT हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये हो गया हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। मतलब यहाँ पे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि 2 या 3 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे हैं किसी टाइम तक, तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या होगा। अब मेटल के लिए इलेक्ट्रोड होगा, तो यहाँ पे E होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है, ये E है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेट अपॉन यहाँ पे या तो हम लोग वैलेंसी कर दें, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वेट अपॉन वैलेंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व्ड, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसी तरीके के 2 या 2 से अधिक सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो एक जैसे ही चार्ज फ्लो करा रहे हैं, तो चार्ज फ्लो कराने से उनका जो इक्विवेलेंट वेट या W/E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो उनके ग्राम इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, देन द अमाउंट डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स आर इन प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। सो ये आप सेकेंड लॉ को भी समझ लेते हैं। इसको देखिए, हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही सीरीज में कनेक्ट किया है, ये है एक, और इसको हम लोग ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ से करंट फ्लो करा रहे हैं, तो Q चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट सब में कैसा फ्लो होगा, करंट सेम फ्लो होगा, सीरीज में करंट हमेशा सेम फ्लो होता है। सो अगर हमारे पास फर्स्ट सेल है, इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल पे डिपॉजिट हो गया, मान लीजिए हम लोग कह दे रहे हैं W इज इक्वल टू कितना है, E अपॉन Q, तो E अपॉन, और ये हो गया, और इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट हो जाएगा, E1 और Q हो गया, ठीक। सो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू Q ओवर F। F तो कांस्टेंट है और Q सेम फ्लो हो रहा है, सो दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड वाले के लिए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, दिस इज W2। फर्स्ट वाले का मॉडिफाई फॉर्म है ये, सो W2 इज इक्वल टू E2 अपॉन F, और Q तो सेम फ्लो हो रहा है, सो W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू Q अपॉन F। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। सो this is the second law of thermodynamics.
फर्स्ट का मॉडिफाइड फॉर्म ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता करते हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, तो हम लोग वहाँ पे टाइम नोट करते हैं और करंट फ्लो कराते हैं मिली एम्पियर में, जिससे हमें अमाउंट ऑफ चार्ज या जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH रिजल्ट्स इन, मतलब अब वो कह रहे हैं कि जब हम लोग 0.1 मोलर NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एनोड कैथोड पर क्या मिलता है। सो यहाँ पे भी देखिए एक्वा सॉल्यूशन कहा है इन्होंने। सो एक्वा सॉल्यूशन में हम लोगों को जनरली कंसीडर करना होता है, अपने पास NaOH है और H2O है। सो H2O किस में डिसोशिएट होता है, H प्लस एंड OH माइनस में, और Na प्लस एंड OH माइनस में NaOH डिसोशिएट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास कॉमन आयन मिल चुके हैं, बाकी कंपटीशन होगा किन किन के बीच में, Na प्लस और H प्लस के बीच में। सो जनरली H प्लस के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि Na प्लस के लिए वैल्यू नेगेटिव है। अगर हम लोग इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखें तो नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सो जनरली जो एनोड पर रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो एनोड पर हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, केवल एक ही आयन है, नेगेटिव आयन जाएगा। सो OH माइनस डिसोशिएट किस में होता है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 4OH माइनस। सो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि एनोड पर ऑक्सीजन कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। सो ऐसे हमारे पास केवल एनोड पर H2 एट कैथोड यहाँ पे 2 बार लिख दिया है। यहाँ पे देखिए केवल 2 ही ऑप्शन है, पहला और दूसरा। अब बात आती है कंपटीशन बिटवीन Na प्लस एंड H प्लस। तो कैथोड पर हमेशा जब भी इस टाइप की रिएक्शन हो, अभी हम लोग देख चुके थे ओवर पोटेंशियल में भी, यहाँ पे H प्लस आएगा और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 2H प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। सो हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देख रहे हैं अब फैराडे से रिलेटेड अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग अ करंट, करंट की वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर का करंट कह रहे हैं, 2 एम्पियर है, हाँ 2 एम्पियर का करंट है, थ्रो अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन होगा, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है 965 सेकंड के लिए। तो हमारे पास हमें बताना है तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। सो और देखिए एटॉमिक वेट कितना दे दिया है, 63.6। तो हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारे पास क्या था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट मीन्स W इज इक्वल टू क्या आता था हमारे पास, ZQ आता था, और Z की वैल्यू हम लोग क्या लेते थे, Z वैल्यू लेते थे E/F, और Q इज इक्वल टू होता है IT। सो I इंटू T हो गया। E होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट अगर हम लोग देखें तो Cu2 प्लस होता है, यानी जो चार्ज है वो कितने फेराड का कूलाम, कितने फेराडे का करंट फ्लो हो रहा है, 2 फेराडे का करंट फ्लो हो रहा है, यानी वैलेंसी 2 हो जाएगी। सो वेट हो गया 63.6 अपॉन 2, सो 3 और 2 1, ये कितना हो गया हमारे पास, 2 बन जाए 2 यहाँ पे, और ये 8, इतने ग्राम पर मोल ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। तो E की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास 31.8। बस W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी E की वैल्यू 31.8, F की वैल्यू 96500, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 2 है हमारे पास, और इसकी 965 हो गया इतने सेकंड। सो ये हो गया 2 हो गया, 965 हो गया। देखिए 965 से 956 ये 100 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 8 6
6 63.6 अपॉन डिवाइडेड बाई 100 आ गया। सो W इज इक्वल टू 0.36 इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, डी ऑप्शन मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, हाउ मैनी आवर्स। इसमें देखिए हाउ मैनी आवर्स शुरू में ही पता चल गया, हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है। सो हाउ मैनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 9 ग्राम टू वाटर बाई पासिंग 3 एम्पियर करंट एट रूम टेम्परेचर। बस इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, 9 ग्राम का है, कैलकुलेट कर लीजिए तो हम लोगों को आंसर